हेलो एवरीवन। देखिए आज हम वायरल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं 2022 का। 2020 का है, 2022 में आने वाला है, परेशान मत रहिए, ऐसा ही आएगा सेम। तो 2020 का एनवाई पेपर है, आपको दिख रहा है सामने। तो आपको हम बताना चाहेंगे किस किस टाइप से पेपर आता है और किस टाइप से रहा है और कैसे इसमें क्वेश्चन बढ़िया कुछ लेवल में है बेटा। ये बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। तो देखो सुनो, टाइम न लेते हुए चलते हैं जल्दी से। और इसके बाद एक वीडियो भी लाएंगे बेटा, जिसमें एक थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, मैराथन रहेगी मान लो, पर मैराथन नहीं कह सकते, छोटी सी वीडियो कह ही सकते हैं उसके, कि उसमें आपको लगभग कोशिश करेंगे कि आपका सब कवर हो जाए। और उसको देखने के बाद आपके लगभग 70 में से 65 तो आ ही जाएंगे, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो देखो पहले इसे हम कर लेते हैं क्योंकि वायरल पेपर है। तो देखो सुनो बेटा, एक और हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को बेटा लाइक कर दें, सिर्फ अपनी एक लाइक कर दें। अगर आपके लिए हम कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो अपना एक लाइक करिए। और बेटा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 2 लोगों में तो शेयर करिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे एक लाइक चाहिए बेटा। क्या चाहिए? एक लाइक चाहिए। और बेटा हो सके अगर थोड़ा भी लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, तो 2 शेयर चाहिए बस। और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर लगता है, देखो बेटा, जब तुम किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भी करेगा। तो भगवान सबको देखता है। आप क्या करोगे कि एक लाइक करोगे और 2 शेयर करोगे, और देखो क्वेश्चन मिलते ही नहीं मिलते, सब मिलेगा, ठीक है। चलते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? बताइए बेटा, बताइए कब हुई थी? 1815 में, या 1830 में, या 1848 में, या 1871 में? तो बेटा ये हुई थी 1815 में। कब हुई थी बेटा? 1815 में, ठीक। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको याद नहीं करना, इस चैप्टर से आपको याद नहीं करना क्योंकि हट गया है, किसी ने नहीं बताया, हम तुम्हें बता रहे हैं। वैसे इसका आंसर क्या है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो बेटा कौन था? ज्योतिबा फूले। पर आपको क्या है, ये याद नहीं करना क्योंकि ये हटा दिया गया 2022 के पैटर्न से, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, आगे लिखा हुआ है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बेटा कहाँ किया था, कि मैंने मोस्ट ये टिक लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है आंसर पर लगे हैं, एक किस पे लगे हुए हैं, क्वेश्चन और बढ़िया है ज़्यादा, ठीक है। तो बेटा कहाँ पर? चंपारण में। कहाँ किया था बेटा? चंपारण में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताइए बेटा, कि संविधान में जो 8वीं सूची है, अनुसूची, उसमें बताइए भाषाओं को, कितनी भाषाओं को क्या मान्यता दी गई है बेटा? तो कितने को? 22 को। कितने बेटा? 22। ऐसे ही बेटा निम्नलिखित में से किसमें महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? यानी निम्न में से किसमें ऐसा है कि महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, या लोकसभाओं में, या पंचायती राज्य संस्थाओं में, या राज्यसभाओं में? तो बेटा कहाँ पर? पंचायती राज्य सभाओं में, संस्थाओं में। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? क्या है बेटा? कौन सा विषय है जो संवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा बेटा? यहाँ से देखिए, शिक्षा नहीं है, रक्षा नहीं है, पुलिस नहीं है, कृषि नहीं है, बचा क्या हमारा? शिक्षा बेटा, ठीक। आगे चलते हैं हम। देखिए ये बेटा अब कहाँ से पैटर्न रहता है, कैसे रहता है, कि ऐसे 5 6 रहेंगे आपके MCQ हो गए। अब होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ रहे हो? हाँ। तो बेटा यहाँ से देखो कि पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपको याद करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि जर्मनी में एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था? ये आप याद करोगे, जर्मनी का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन रहा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो बेटा देखो हम तुम्हें बताएं, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए। तो देखो 7वां आंसर दे रखा है आपका कि ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रसाग के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया, और बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है, और विलियम प्रथम को जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया। दूसरा दे रखा गांधी जी वाला, कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन
के पक्ष में तर्क दिए और प्यार और अफसोस की शक्ति हथियारों की शक्ति के असीम एवं अधिक है। हथियार या हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हथियार और हिंसा हमेशा नुकसान ही करते हैं, वे कभी दया नहीं करते बेटा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सुनो, ऐसे यहाँ से याद कर लोगे। अब रहा ये वाला क्वेश्चन 9वां। ये क्या कह रहा है कि यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उसमें क्या हानि होगी? 2 तर्क लिखिए या 2 कारण लिखिए। तो बेटा इसका भी हम दिखा दे रहे हैं वैसे, पर आप याद कर लेना। ठीक है बेटा। 8वां 9वां है बेटा। क्या कह रहा है? सत्तारूढ़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो इससे स्वतंत्रता एवं समानता और एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को क्षति होती है और धर्म लोकतंत्र में एक बाधा खड़ी कर सकता है। अतः राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो सुनो। तो अब क्या रहा? अब आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बेटा पहले क्या था? अति लघु, अब आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें से बेटा कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो इसमें से दे रखा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। अगर ये याद नहीं है तो देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखिए। उसकी 2 शर्तें लिखिए बेटा। क्वेश्चन याद होने चाहिए 100% आपको। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। या ये नहीं आता तो अथवा में दे रखा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? समझा कर लिखिए। दबाव समूह का एक उदाहरण लिखिए बेटा। अब आगे इसके बाद क्या आता है? देखिए इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो पहले क्या आया था बेटा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बेटा, देखो सुनो, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन याद नहीं करना। ऐसे छापे मारे जो छापे खाने थे यानी ये हटा दिया गया है, यहाँ से प्रकाश डालें और अंग्रेजों का शासक कपड़ा उद्योग ये भी हटा दिया गया है, ये भी आपको याद नहीं करना। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभों के नाम लिखिए, ये आपको याद करना है बेटा। आगे कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए, ये भी आपको याद नहीं करना बेटा। देखो हाँ, ये आपको जरूर देखना है कि मानचित्र कार्य क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन देगा, दे रखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 यानी आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अगर नाम आप सही स्थान डालते हो तो उसका आधा नंबर, अगर नाम डालते हो सही तो उसका आधा नंबर, टोटल कितना हो गया? 1 नंबर। ठीक है बेटा, ऐसे करके पॉइंट दिए जाएंगे। वह स्थान यहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वह स्थान यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान यहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान यहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वह स्थान यहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बेटा इतने स्थान बनाने, उस चिन्ह लगाना है। तो बेटा ये यहाँ पर तो आपको बता नहीं सकते हम, तो वेट करें। इसके बाद बेटा हम वीडियो बनाएंगे एक, तो उसमें क्या रहेगा कि हम सोच रहे हैं और बनाएंगे चलो तुम्हारे लिए कि मानचित्र का कार्य करवाएं। तो उसमें से कम देखो 5 नंबर यहाँ से बनते हैं, 4-5 नंबर यहाँ से, और बेटा ऐसे ही पीछे से इससे हुए 4-5 नंबर, यानी 6 कितने का रहेगा ये? 14 यानी 5-6 नंबर का रहेगा बेटा। तो इससे आएंगे, समझना मेरी बात को, इससे और एक और आएगा कि उधर से होता है कार्य, तो दोनों को हम मानचित्र पर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाए खंड खा में बेटा, अब हो गया ये खंड खा। यहाँ से थोड़ा भूगोल की तरफ और भी चलेंगे आगे। तो देखो सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें कि सभी देखो लिखा है कि, और बेटा एक बात और जान लें, आपको क्वेश्चन करने हैं तो पेपर में इन्हें सुनिश्चित कर दिया है कि ज़्यादातर वही होगा कि अगर दूसरा खंड आप स्टार्ट करते हो तो अगले पेज से यानी नए पेज से स्टार्ट करें और खंड बाई खंड यानी सारे क्वेश्चन एक साथ ही करें। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बताइए बेटा। नहीं है तो पवन ऊर्जा या जल या जीवाश्म ईंधन या वन, तो कौन सा नहीं है बेटा? जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? बताइए रेशेदार फसल इसमें से कौन सी है? जूट, रबर या चाय या गन्ना? तो बेटा क्या है? गन्ना। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए? यानी किस आधार पर विभाजित किए गए बेटा? रोजगार की शर्तों पर नहीं, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर या उद्यमों के
स्वामित्व पर और उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या पर नहीं है बेटा। क्या होगा? स। ठीक है बेटा, देख लीजिए आप। इसके बाद याद होना चाहिए बेटा हर हालत में आपको। बाद में एक होगा सर जी याद तो था, आया भी पेपरों पर, हमें याद नहीं था। झरिया प्रसिद्ध है बेटा। क्या झरिया प्रसिद्ध है? किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए, कोयला के लिए, या तांबा के लिए, या बॉक्साइट के लिए? बताइए बेटा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है क्या? दक्कन के पठार में, या मलवा प्रदेश में, या ब्रह्मपुत्र घाटी पर, या बेटा कहाँ? थार रेगिस्तान पर। बताइए बेटा कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है बेटा? कि दक्कन के पठार में। निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? बताइए बेटा किसका है बेटा? तो श्रीलंका का। किसका बेटा? श्रीलंका का। ठीक, अब इसके भी रहेंगे ऐसी खंड के, इसके भी क्या आएंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें से प्रश्न छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? याद करना चाहिए। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है तथा इस मिट्टी का मुख्य रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बेटा दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये दे रखा है आपके क्वेश्चन बेटा, देखो एक तो ये दे रखा है और ये दे रखा है। जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। और काली, एक ऊपर वाला हो गया। इसके बाद काली मिट्टी महाराष्ट्र व गुजरात में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है बेटा। यही पूछ रहा था वो, कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की होती है। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए इधर से बेटा, ये वाला आपको याद नहीं करना, इसकी जगह कोई और याद कर लें। उसी चैप्टर से जो चैप्टर हट गए हैं उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं ये 2020 में, तो यहाँ से हम बता रहे हैं कौन सा नहीं याद करना। ठीक है बेटा, सब नहीं बता रहे, क्यों फालतू टाइम बर्बाद करो अपना। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम बताइए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिजों के दो नाम बताइए। आप याद कर लेंगे बेटा जल्दी से। या इसी स्थान पर दे रखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम दीजिए। और इससे बेटा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये याद नहीं है हमें, ये याद कर लो। अगर ये नहीं है तो ये आएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा के उद्देश्य लिखिए बेटा। ठीक है, अब आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बेटा इसमें आपको पर्यावरण से प्रदूषण ये वगैरह क्या समझते हो, ये आपसे यहाँ से हट गया है। आपको क्या याद करना है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्णन कीजिए लगभग 40 शब्दों में। कितने में? प्रत्येक का करना है बेटा। इसमें भी 40 शब्द, इसमें भी और इसमें भी। टोटल में कितने लिख लें? 40 शब्द तो होने चाहिए बेटा। तो क्या है? स्वरमेढ़, चतुर्भुज, महाराज मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, इन सब के लिखने हैं। स्वयं के और चतुर्भुज यानी सब के लिखने। इसके बाद बेटा रहा क्वेश्चन आपका ये 27वां कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण लिखिए, कॉमा वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। ये लिए आपको लिखना पड़ेगा, याद कर लेना। 6 नंबर में आएगा बेटा। कितने में आएगा? 6 नंबर में आएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद अथवा उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। समझ रही है बेटा? ठीक, अब ये क्या आएगा? देखो पीछे भी बताया मैंने, वो भी 5 नंबर में था, ये भी 5 नंबर में, यानी 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए कैसे कि भारत के लिए मानचित्र पर आधारित को दर्शाइए। कैसे कि राणा प्रताप सागर बांध, ऐसे चिन्ह करोगे, चिन्ह द्वारा कहाँ है मानचित्र में दिखाओगे। चाय उत्पादन का एक क्षेत्र, ऐसे करके दर्शाओगे। लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र, त्रिभुज की तरह दर्शाओगे। रांची नगर, ऐसे करके चिन्ह द्वारा दर्शाओगे। और नर्मदा नदी, ऐसे करके दर्शाना है बेटा नाम सहित। तो आपको आधा नंबर मिलेगा चिन्ह बताने का और आधा नाम बता लिखने का। ठीक है बेटा, तो हमने बता दिया ये आपका पेपर ऐसा रहेगा। ये पेपर वायरल पेपर था बेटा, तो आप अच्छे से इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप याद कर लेंगे जल्दी से, मुझे आशा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें बेटा। यानी ये सेट था, ये पेपर था, वो बहुत ज़्यादा वायरल है बेटा, और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बशर्ते याद आपको करना है। क्या हुआ? बशर्ते याद आपको करना है बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।